Hi everyone, this is Anam. Welcome to PhD Jobs and Admission. Hope your preparation is going well. और जैसे कि आज के इस वीडियो में मैंने इग्नू के 2017 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करे हैं ऑन रिसर्च मेथोडोलॉजी फॉर अपकमिंग इग्नू पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम 2021 एंड 2022. सो इस वीडियो में मैंने जो 2017 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करे हैं उसको एकदम मैंने सिंपल वे में डिस्कस करे हैं. अगर आप इस वीडियो को एक बार भी देख लेते हो तो आपके जो बेसिक डाउट्स है वो सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद, और जिससे आपको ये भी आइडिया लग जाएगा कि आपके एग्जाम के लेवल ऑफ क्वेश्चंस कैसे होते हैं. और उसी के साथ साथ मैं आपको ये भी रिमाइंड कराना चाहती हूँ कि हमने रिसर्च मेथोडोलॉजी का कंप्लीट कोर्स लॉन्च करा है इन बोथ द लैंग्वेज हिंदी एज वेल एज इन इंग्लिश. सो हमारे कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आपको इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप मैसेज करना है, और मैसेज करने के विद इन 10 to 15 मिनट्स में हम आपको सारा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर देंगे और हम आपको हमारे पेड व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड कर देंगे. सो इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल. रिसर्च मेथोडोलॉजी के कंटेंट में हम आपको फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स, फुल सिलेबस नोट्स, मॉक टेस्ट एंड 1000+ MCQs PDF प्रोवाइड करेंगे इन बोथ द लैंग्वेज हिंदी एज वेल एज इन इंग्लिश. सो हम आपको गारंटी देते हैं अगर आप हमारा ये जो रिसर्च मेथोडोलॉजी का कंटेंट फॉलो करते हो तो आपको कई और से रिसर्च मेथोडोलॉजी की प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और रिसर्च मेथोडोलॉजी की सारी गारंटी हमारी होगी. हम आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी के लिए प्रिपेयर करवाएंगे, और मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी को हमारे कोर्स के थ्रू कैसे प्रिपेयर करना है कि हमारे जो नोट्स है और मॉक टेस्ट है उसको आप 1 वीक में कवर कर लीजिए. और ये जो 1000+ MCQs PDF है ये आप आपके एग्जाम के एक दिन पहले और इवन आप आपके एग्जाम के 2 to 3 आवर्स पहले भी अगर आप इसको एक बार रीड कर चले जाते हो तो ये आपका रिवीजन का काम आ जाएगा. सो 1000+ MCQs PDF में हमने रिसर्च मेथोडोलॉजी के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करे हैं, और हम आपको गारंटी देते हैं इसी PDF से आपको एग्जाम में 10 to 12 क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछे जाएंगे. और कई स्टूडेंट्स का हमारा फीडबैक भी है कि उनको उनके PhD एंट्रेंस एग्जाम में इसी PDF से 10 to 15 क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछे गए थे. और इसी के साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ, जैसे मैंने आपको बता दिया रिसर्च मेथोडोलॉजी की प्रिपरेशन आप 1 वीक में ही कवर कर सकते हो, ताकि आपका जो बचा हुआ टाइम है वो आप आपका सेक्शन बी जो कि आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है उस पर स्पेंड कर सकते हो. अगर आपके पास सेक्शन बी का स्टडी मटेरियल नहीं है तो हम सेक्शन बी का भी स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं. सो कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आपको इस नंबर पर हमें कॉन्टैक्ट करना है, एंड फी फॉर द कोर्स इज जस्ट 499. एंड लेट्स बिगिन विद द वीडियो. फर्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ अ गुड रिसर्चर इज. इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि एक अच्छे रिसर्चर की क्वालिटी क्या होना चाहिए, एक अच्छी इंपॉर्टेंट क्वालिटी क्या होना चाहिए गुड रिसर्चर में. सो रिमेंबर, एक गुड रिसर्चर की क्वालिटी होनी चाहिए कि उनका साइंटिफिक टेम्पर होना चाहिए. मतलब वो जो भी अपने रिसर्च में जो भी रिसर्च कर रहे हैं उनको साइंटिफिक मेथड्स यूज करना चाहिए, साइंटिफिक टेम्पर होना चाहिए. मतलब जो भी वो मेथड्स यूज कर रहे हैं उनके पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक होना चाहिए, कुछ ना कुछ रीजन होना चाहिए, और जो भी वो मेथड्स यूज कर रहे हैं वो मेथड उनके डिसीजन साइंटिफिक मेथड्स पर बेस्ड होना चाहिए, तभी आप कहोगे कि वो रिसर्च है, एक गुड रिसर्च है. बाकी ऑप्शन जो आपको बता रहा है एज, मनी और टाइम. एज, मनी और टाइम किसी भी रिसर्चर की क्वालिटी नहीं बताता है. कौन से भी एज में रिसर्चर रिसर्च कर सकते हैं. मनी कम या फिर ज्यादा लग रहा है उससे आप ये नहीं कहोगे कि वो रिसर्चर अच्छा रिसर्चर है. और टाइम, टाइम कोई रिसर्च कंप्लीट होने में कम ड्यूरेशन हो जाता है, कोई रिसर्च को कंप्लीट होने में ज्यादा टाइम लग जाता है, उससे भी आप किसी रिसर्चर को बोल नहीं सकते कि वो रिसर्चर एक अच्छा रिसर्चर, उनकी क्वालिटी एक गुड रिसर्चर की क्वालिटी है. सो एज, मनी और टाइम कोई मैटर नहीं करता किसी भी एक अच्छे रिसर्चर में. एक अच्छे रिसर्चर में ये होना चाहिए कि उनका साइंटिफिक टेम्पर होना चाहिए, मतलब वो साइंटिफिक मेथड्स यूज करे अपने रिसर्च में. दैट्स व्हाई पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, साइंटिफिक टेम्पर. नेक्स्ट, फंडामेंटल रिसर्च एम्स एट. इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि फंडामेंटल रिसर्च किस रिसर्च का एम होता है. अब फंडामेंटल रिसर्च क्या होता है पहले आपको ये पता होना चाहिए. फंडामेंटल रिसर्च में रिसर्चर न्यू थ्योरीज, न्यू आइडियाज, न्यू कॉन्सेप्ट को डेवलप करते हैं ताकि वो अपनी नॉलेज को इंक्रीज कर सके, अपनी क्यूरियोसिटी को फुलफिल कर सके. तो फंडामेंटल रिसर्च में रिसर्चर न्यू थ्योरीज, न्यू कॉन्सेप्ट, न्यू आइडियाज को डेवलप करते हैं. अब जो भी चीज न्यू होती है वो ऑलवेज प्योर होती है, जो चीज न्यू होती है वो प्योर होती है. सो फंडामेंटल रिसर्च का एम होता है, और फंडामेंटल रिसर्च को हम प्योर रिसर्च भी कहते हैं, जिसमें हम न्यू थ्योरीज, न्यू कॉन्सेप्ट और न्यू आइडियाज डेवलप करते हैं. सो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा.
अब रिमेनिंग ऑप्शन भी हम देख लेते हैं। ऑप्शन ए पायलट सर्वे। पायलट सर्वे क्या होता है? पायलट सर्वे हम इसलिए करते हैं, रिसर्चर इसलिए करते हैं कि कोई स्टडी रिसर्चर को अगर परफॉर्म करनी है तो स्टडी की फिजिबिलिटी देखते हैं, तो वो स्टडी क्या सक्सेसफुल हो रही है फिर नहीं स्मॉल स्केल पर। अगर वो स्मॉल स्केल पर कोई स्टडी सक्सेसफुल होती है तो रिसर्चर्स को लार्ज स्केल पर परफॉर्म करते हैं। सो फंडामेंटल रिसर्च का एम नहीं होता है पायलट सर्वे, सो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन बी सर्वे। सर्वे क्या होता है? सर्वे एक डेटा कलेक्शन मेथड होता है जिसमें आप डेटा को कलेक्ट कर सकते हो, रिस्पोंडेंट से रिस्पॉन्ड फाइंड आउट कर सकते हो उनका, जैसे क्वेश्चन इज, ये सब सर्वेज आप इंटरव्यू करवाकर आप रिस्पोंडेंट का रिस्पॉन्ड लेते हो। सो फंडामेंटल रिसर्च का एम सर्वे कराना नहीं होता है, सो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन सी एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च ये आपकी अप्लाइड रिसर्च का टाइप होती है जिसमें आप कोई प्रॉब्लम को, किसी भी प्रॉब्लम को इमीडिएटली सॉल्व करते हो, किसी भी ऐसी प्रॉब्लम जो इमीडिएटली सॉल्व हो सके। सो हम फंडामेंटल रिसर्च में किसी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करते बल्कि न्यू थियरीज और न्यू आइडियाज और न्यू कॉन्सेप्ट को डेवलप करते हैं। उसी तरीके से एक्शन रिसर्च भी इस क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा, क्योंकि एक्शन रिसर्च में हम इमीडिएटली किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। सो फंडामेंटल रिसर्च एम्स एट प्योर रिसर्च, सो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, शॉर्ट समरी ऑफ अ टेक्निकल रिपोर्ट इज कॉल्ड ए और एन। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि एक शॉर्ट समरी होती है जो आप रिपोर्ट में लिखते हो, उसे हम क्या कहते हैं? शॉर्ट समरी जो आप आपके रिसर्च रिपोर्ट में लिखते हो, रिसर्च आर्टिकल में लिखते हो, उसे हम क्या कहते हैं? सो शॉर्ट समरी को हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट। तो जब भी आप आपका रिसर्च पेपर लिखते हो, रिसर्च आर्टिकल लिखते हो, उसमें आप एब्स्ट्रैक्ट लिखते हो जिसमें आप आपका जो रिसर्च का वर्क होता है, आपने जो रिसर्च में वर्क किया होता है, उस वर्क को आप शॉर्ट में एक्सप्लेन करते हो, शॉर्ट में समराइज करते हो। और रिमेंबर, आपका जो एब्स्ट्रैक्ट होता है बेसिकली 150 से 300 वर्ड्स के बीच में आपको आपका एब्स्ट्रैक्ट लिखना होता है और शॉर्ट में आपको एक्सप्लेन करना होता है कि आपने रिसर्च में क्या क्या वर्क किया है। तो शॉर्ट समरी ऑफ अ टेक्निकल रिपोर्ट इज कॉल्ड एन एब्स्ट्रैक्ट। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन आपको गिवन है आर्टिकल एंड पब्लिकेशन। आर्टिकल और पब्लिकेशन में आप कोई शॉर्ट समरी नहीं लिखते हो, सो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी और ऑप्शन ए एंड सी दोनों भी इनकरेक्ट हो जाएगा। एंड ऑप्शन डी आपको गिवन है गाइड। ऑब्वियसली गाइड इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन नहीं हो जाएगा। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है आपका एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट हम जिसको शॉर्ट समरी कहते हैं, या आप ये रिसर्च पेपर में लिखते हो और जो आपका रिसर्च का वर्क है आप उसको शॉर्ट में 150 से 300 वर्ड्स के बीच में एक्सप्लेन करते हो, सो उसे हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट। यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट। नेक्स्ट, a reasoning where we start with certain particular statements and conclude with a universal statement is called। इस क्वेश्चन में हमें एक रीजनिंग की डेफिनेशन गिवन है, हमें फाइंड आउट करना है ये कौन सी रीजनिंग होगी, क्या ये डिडक्टिव रीजनिंग होगी, इंडक्टिव या फिर एबनॉर्मल रीजनिंग होगी, हमें ये फाइंड आउट करना है। सो इस क्वेश्चन में हमें ये बता रहा है कि एक रीजनिंग है, उस रीजनिंग को आपने स्टार्ट किया एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट से, मतलब एक पर्टिकुलर आपने कुछ चीजों को, एक पर्टिकुलर चीज को ऑब्जर्व करा, ऑब्जर्व कर कर आपने उस एक यूनिवर्सल स्टेटमेंट दिया, मतलब ऑब्जर्व कर कर आपने एक जर्नल स्टेटमेंट दिया, जर्नल थ्योरी दी। तो ये कौन सी रीजनिंग में आएगा, हमें ये फाइंड आउट करना है। सो रिमेंबर, आपको ये दो रीजनिंग याद रखनी है, इंडक्टिव रीजनिंग एंड डिडक्टिव रीजनिंग। डिडक्टिव रीजनिंग में आप क्या करते हो, आपके पास एक थ्योरी होती है डिडक्टिव रीजनिंग में, उस थ्योरी पर आप हाइपोथेसिस ले डाउन करते हो, आप गेस करते हो एंड उस हाइपोथेसिस को ऑब्जर्व करते हो, एनालाइज करते हो एंड देन लास्ट में आप कंफर्म करते हो आपके रिजल्ट या फिर रिजेक्ट कर देते हो। देन इंडक्टिव रीजनिंग में क्या होता है, आप ऑब्जर्व करते हो कोई चीज को, जैसा इस क्वेश्चन में हमें गिवन है एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट को कंक्लूड किया, एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट को ऑब्जर्व किया, देन एक पैटर्न फॉलो किया, देन उस पर एक टेंटेटिव हाइपोथेसिस ले डाउन करा एंड देन उसके बेसिस पर एक थ्योरी जनरेट करा। यूनिवर्सल स्टेटमेंट मतलब एक यूनिवर्सल, सबके लिए एक थ्योरी, एक जर्नल थ्योरी डेवलप किया। तो इंडक्टिव रीजनिंग वो रीजनिंग होती है जिसमें आप पर्टिकुलर स्टेटमेंट को कंक्लूड करते हैं, पर्टिकुलर स्टेटमेंट को ऑब्जर्व करते हैं एंड कंक्लूड कर कर आपको यूनिवर्सल स्टेटमेंट देते हो, मतलब एक जर्नल थ्योरी देते हो। सो ये आपकी डेफिनेशन हो जाएगी इंडक्टिव रीजनिंग की। वेराज डिडक्टिव रीजनिंग में आप क्या करते हो, आपके पास ऑलरेडी थ्योरी अवेलेबल होती है, उस पर हाइपोथेसिस ले डाउन करते हो, उस थ्योरी को आप ऑब्जर्व करते हो, एनालाइज करते हो एंड देन रिजल्ट देते हो। सो ये आपके डिडक्टिव रीजनिंग की डेफिनेशन नहीं हो जाएगी। देन यहाँ पर आपका ऑप्शन सी गिवन है एबनॉर्मल रीजनिंग। एबनॉर्मल रीजनिंग आपके साइकोलॉजी से रिलेटेड एक टर्म है, सो ये आपका ऑप्शन सी इनकरेक्ट हो जाएगा।
बस रिसर्च में आपको दो ही टाइप की रीजनिंग याद रखना है, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव। सो हम फिर से एक बार देख लेते हैं। डिडक्टिव रीजनिंग वो होती है जिसमें आपके पास ऑलरेडी थ्योरी अवेलेबल होती है, उस थ्योरी पर आप हाइपोथेसिस ले डाउन करते हो, देन उस हाइपोथेसिस को आप ऑब्जर्व करते हो, एनालाइज करते हो, एंड देन रिजल्ट कंफर्म कर देते हो। इंडक्टिव रीजनिंग वो रीजनिंग होती है जिसमें आप कोई पर्टिकुलर ऑब्जर्व करते, पर्टिकुलर चीजों को ऑब्जर्व करते, एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट देते हो, देन पैटर्न फॉलो करते हैं, देन उस पर टेंटेटिव हाइपोथेसिस ले डाउन कर एक जर्नल थ्योरी देते हो, यूनिवर्सल स्टेटमेंट देते हो। तो ये हो जाएंगे आपकी डेफिनेशन इंडक्टिव रीजनिंग की। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, कोटा सैम्पलिंग इज क्लासिफाइड एज अ टाइप ऑफ। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कोटा सैम्पलिंग आपकी कौन सी सैम्पलिंग का एक टाइप होगी। सो कोटा सैम्पलिंग आपको याद रखना है, कोटा सैम्पलिंग आपकी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का एक टाइप होती है जिसमें आप पॉपुलेशन में से जिन मेंबर्स को सिलेक्ट करोगे वो आप आपके पर्पस, जजमेंट और कन्वीनियंस के बेसिस पर सिलेक्ट करते हो, और कोटा सैम्पलिंग में आप पॉपुलेशन में से मेंबर्स को नॉन रैंडम वे से सिलेक्ट कर लोगे, इसलिए कोटा सैम्पलिंग इज क्लासिफाइड एज अ टाइप ऑफ नॉन रैंडम सैम्पलिंग। अब कोटा सैम्पलिंग में आप नॉन रैंडम सैम्पलिंग से कैसे मेंबर्स को सिलेक्ट करते हैं हम इस डायग्राम के थ्रू समझते हैं। अब मान लीजिए कोटा सैम्पलिंग जो होती है ना आपकी, उसमें जो आपकी पॉपुलेशन होती है वो बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट में होती है। आपका यहाँ पर पर्पज है, जैसे मेरा यहाँ पर पर्पज है कि मुझे ऐसे मेल्स पर स्टडी करनी है जिनकी एज जब 40 है, तो मेरे पास बहुत ज्यादा अमाउंट में पॉपुलेशन है, तो मैं क्या करूंगी, मेरी पॉपुलेशन में से ऐसे मेल्स जिनकी एज अबव 40 है उनको पहले चूज कर लूंगी, और मैं ये देखूंगी कि मुझे किससे इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, कि मुझे इस पर्सन से इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, तो मैं इस पर्सन को ले लूंगी, अपना सैंपल बना लूंगी, फिर मैं इस पर्सन को ले लूंगी, अपना सैंपल बना लूंगी, फिर मैं इस पर्सन को ले लूंगी, अपना सैंपल बना लूंगी। तो इसी तरीके से मैं अपनी पॉपुलेशन में से ऐसे मेंबर्स को लूंगी पहले, तो जिनकी एज अबव 40 है और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे उनसे इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, और मैं उन लोगों को लूंगी और ये मेरा सैंपल बन जाएगा और इस पर मैं रिसर्च परफॉर्म करूंगी। तो इस तरीके से आप कोटा सैम्पलिंग में नॉन रैंडम वे से आपके सैंपल्स को सेलेक्ट कर लेते हो, इसलिए कोटा सैम्पलिंग इज क्लासिफाइड एज अ टाइप ऑफ नॉन रैंडम सैम्पलिंग। से यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन है रैंडम सैम्पलिंग। रैंडम सैम्पलिंग क्या होता है, जिसमें आप रैंडमली पॉपुलेशन में से मेंबर्स को सिलेक्ट कर लोगे। सो यहाँ पर आप आपका जजमेंट नहीं लगा सकते हो कि मुझे किस किस पर्सन से इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, तो आप रैंडमली सिलेक्ट कर लेते हो। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन ई इनकरेक्ट हो जाएगा, बिकॉज कोटा सैम्पलिंग में आप आपके पर्पस, कन्वीनियंस और जजमेंट के बेसिस पर से पॉपुलेशन में से मेंबर्स को सिलेक्ट कर लेते हो। अब रह गई बात आपकी ऑप्शन बी और डी की। ऑप्शन बी आपको गिवन है डायरेक्ट सैम्पलिंग। डायरेक्ट सैम्पलिंग क्या होती है, जिसमें आप पॉपुलेशन में से जो आपकी एक्चुअल पॉपुलेशन है उसी में से मेंबर्स को रैंडमली सिलेक्ट करो। सो ये हो जाती है आपकी डायरेक्ट सैम्पलिंग। और इनडायरेक्ट सैम्पलिंग क्या होती है कि आप जो पॉपुलेशन में है जो मेंबर्स होते हैं उनके कुछ उनके आइडेंटिटीज की बेसिस पर से उनको सेलेक्ट कर लेते हो, जैसे उनके वोटर आईडीज, उनका इलेक्शन कार्ड, उनका ड्राइविंग लाइसेंस, तो इन सारे डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पर से आप उन मेंबर्स को सेलेक्ट कर लेते हो। सो वो हो जाएगा आपका इनडायरेक्ट सैम्पलिंग। तो डायरेक्ट सैम्पलिंग एंड इनडायरेक्ट सैम्पलिंग ये क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा, बिकॉज कोटा सैम्पलिंग में आप पॉपुलेशन में से मेंबर्स को उनके जजमेंट और पर्पस के अकॉर्डिंग मेंबर्स को सिलेक्ट कर लेते हो और नॉन रैंडम सैम्पलिंग वे से सिलेक्ट कर लेते हो। दैट्स व्हाई आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, नॉन रैंडम सैम्पलिंग। नेक्स्ट, इंटरव्यूइंग ऑल मेंबर्स ऑफ अ गिवन पॉपुलेशन इज कॉल्ड। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि आप अगर आपकी जो पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन में से पूरे मेंबर्स से, ऑल मेंबर्स, पूरे मेंबर्स से आप इंटरव्यू ले रहे हो, उनका पूरा मेंबर्स का इंटरव्यू कंडक्ट करवा रहे हो, तो उसे हम क्या कहते हैं। सो वन बाय वन हम ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए सैंपल। अगर आप पूरी पॉपुलेशन से इंटरव्यू कंडक्ट करवा रहे हो तो वो सैंपल नहीं होता, बल्कि पॉपुलेशन में से अगर आप कुछ मेंबर्स का इंटरव्यू कंडक्ट करवाते हैं तो वो आपका सैंपल होता है। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन बी पोल। पोल क्या होता है, इसमें भी कुछ ही लोग होते हैं, कुछ लोग वोट करते हैं ये देखने के लिए कि कौन सी पार्टी जीतेगी। सो पोल में भी आप पूरी पॉपुलेशन को इन्वॉल्व नहीं कर सकते। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन सी सेंसस। सेंसस एक ऐसा होता है जिसमें आप आपकी जो पूरी पॉपुलेशन है, पूरी पॉपुलेशन का इंटरव्यू कंडक्ट करवा सकते हो, उसे हम कहते हैं सेंसस। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, सेंसस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंक्रीजिंग द सैंपल साइज हैज द फॉलोइंग इफेक्ट अपॉन द सैम्पलिंग एरर। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि अगर आप आपके जो सैंपल का साइज है उसको इंक्रीज कर रहे हो तो आपके सैम्पलिंग एरर पर कैसा इफेक्ट होगा।
कि आपका सैम्पलिंग एरर इंक्रीज हो जाएगा या फिर आपका सैम्पलिंग एरर रिड्यूस हो जाएगा या फिर आपके सैम्पलिंग एरर पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, हमें ये फाइंड आउट करना है। सो रिमेंबर, जैसे मान लीजिए मैं एक स्टडी कर रही हूँ, मेरी एक पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन में मेरे टोटल 100 मेंबर्स है। उन 100 मेंबर्स में से मैंने जो सैंपल सिलेक्ट कर लिया है, सैंपल में मैंने 95 मेंबर्स को सिलेक्ट कर लिया है। तो इस केस में मेरा जो सैम्पलिंग एरर हो जाएगा, सैम्पलिंग एरर क्या होता है आपका, अपनी कितनी पॉपुलेशन लिया है माइनस सैंपल्स। तो पॉपुलेशन मेरी यहाँ पर है 100 एंड सैंपल्स मैंने लिया है 95। तो इस केस में मेरा जो सैम्पलिंग एरर हो जाएगा, सैम्पलिंग एरर हो जाएगा इस केस में मेरा 5। मतलब मैं जितना ज्यादा मेरा सैंपल का साइज इंक्रीज करते जाऊंगी उतना कम मुझे सैम्पलिंग एरर मिलेगा। अभी 100 में से मैं अगर मेरा सैंपल का साइज इंक्रीज कर दूं, मैं 95 लिया है मैंने, अगर मैं 99 लेती तो यहाँ पर इस केस में मेरा सैम्पलिंग एरर सिर्फ 1 ही होता। मतलब मैं जितना ज्यादा मेरा सैम्पलिंग एरर ज्यादा लेते जाऊंगी, सैम्पलिंग साइज में जितना ज्यादा लेते जाऊंगी उतना कम मेरा सैम्पलिंग एरर हो जाएगा। सो इससे आपको एक और रिलेशन याद रखना है कि आपका जो सैम्पलिंग एरर होता है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सैंपल साइज। मतलब अगर आप जितना ज्यादा आपका सैंपल साइज लोगे उतना कम आपका सैम्पलिंग एरर होगा, जितना कम आपका सैंपल साइज रहेगा उतना ज्यादा आपका सैम्पलिंग एरर होगा। सो इस क्वेश्चन में हमें पूछ रहा है कि अगर आप आपका सैंपल का साइज इंक्रीज करते हो तो आपका सैम्पलिंग एरर क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा। दैट्स व्हाई आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, इट रिड्यूसेस द सैम्पलिंग एरर। नेक्स्ट, in random sampling the probability of selecting an item from the population is। इस क्वेश्चन में हमें पूछ रहा है कि अगर आप रैंडम सैम्पलिंग वे से आपके पॉपुलेशन में से किसी आइटम को सिलेक्ट कर रहे हो, सो सिलेक्शन का चांस क्या होगा, सिलेक्शन का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, हमें ये फाइंड आउट करना है। अब मान लीजिए एक पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन में से मेंबर्स को मैं रैंडमली सिलेक्ट कर रही हूँ। अगर मैं रैंडमली सिलेक्ट कर रही हूँ पॉपुलेशन में से मेंबर्स को, सो एक मेंबर्स के सिलेक्ट होने का चांस हो सकता है 2, 3, 4, 5, कुछ ना कुछ मेंबर्स सिलेक्ट हो गए क्योंकि मैं रैंडम सैम्पलिंग वे से रैंडम सैम्पलिंग वे यूज कर रैंडम सैम्पलिंग मेथड यूज कर पॉपुलेशन में से मेंबर्स को सिलेक्ट कर रही हूँ, तो कुछ ना कुछ तो चांस होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि 0 चांस तो हो नहीं सकता है। देन 1 नोन एंड अननोन। सो अननोन भी नहीं हो सकते क्योंकि नोन होगा, क्योंकि मुझे पता है पॉपुलेशन में कितने मेंबर्स है। पॉपुलेशन में आपको पता होता है कि कितने मेंबर्स है, उसी के बेसिस पर से तो आप सैंपल्स को सिलेक्ट कर लेते हो। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए भी इनकरेक्ट हो जाएगा। अब आपके जब पॉपुलेशन में से आप मेंबर सिलेक्ट कर रहे हो, 1 या फिर अननोन, आपको ये दो ऑप्शन में से सिलेक्ट करना होगा। अब जैसे पॉपुलेशन में मेरे मेंबर्स है तो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1 अपॉन कैपिटल एन। कैपिटल एन आपकी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है, कैपिटल एन आपकी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। सो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, चांस क्या होगा, 1 अपॉन एन। अगर मैं एक मेंबर्स को सिलेक्ट कर रही हूँ और मेरी टोटल पॉपुलेशन, तो कितना चांस हो सकता है मैं पॉपुलेशन में से मेंबर्स को सिलेक्ट कर लूं। तो मुझे यहाँ पर नोन है चीज, सारी चीजें नोन है। दैट्स व्हाई अगर आप रैंडम सैम्पलिंग वे से पॉपुलेशन में से किसी आइटम को सिलेक्ट कर रहे हो तो प्रोबेबिलिटी आपके क्या हो जाएगी, नोन हो जाएगी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, नोन, क्योंकि एक मेंबर्स के सिलेक्ट होने का चांस तो होगा, लेकिन आप नहीं कह सकते हो कि सिर्फ एक ही मेंबर सिलेक्ट होगा, कितने भी सिलेक्ट हो सकते हैं, 2, 3, 4, 5। ओके, सो यहाँ आपको नोन होता है कि प्रोबेबिलिटी आपकी नोन हो जाएगी। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वालिटेटिव रैंडम वेरिएबल। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि कौन से ऑप्शन में हमें क्वालिटेटिव रैंडम वेरिएबल का एग्जाम्पल गिवन है। अब क्वालिटेटिव रैंडम वेरिएबल क्या होता है, जैसे नेम में मीनिंग है क्वालिटेटिव, जो किसी चीज की क्वालिटी बताए। सो क्वालिटेटिव वेरिएबल्स में जो भी क्वालिटेटिव वेरिएबल्स होते हैं उसमें आपको जो इंफॉर्मेशन मिलती है वो वर्ड्स या फिर टेक्स्ट के फॉर्म में मिलती है। याद रखिएगा, क्वालिटेटिव वेरिएबल्स में आपको जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगी वर्ड और टेक्स्ट के फॉर्म में मिलेगी, और क्वांटिटेटिव वेरिएबल में जो भी आपको एग्जांपल मिलती है, क्वांटिटेटिव वेरिएबल जो भी होंगे आपको सिर्फ और सिर्फ नंबर्स के फॉर्म में मिलेंगे। उनका जो भी वैल्यूज आएंगी, जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो नंबर्स के फॉर्म में होगी। और क्वालिटेटिव वेरिएबल में जो भी आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी ये वर्ड्स या फिर टेक्स्ट के फॉर्म में मिलेगी। अब वन बाय वन हम ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए, हाइट ऑफ अ केबल का स्टेशन। आप केबल का स्टेशन है उसकी आप हाइट मेजर कर रहे हो। सो हाइट आपको किसी भी चीज का हाइट आपको मेजर कर रहे हो तो आपको ये नंबर्स के फॉर्म में मिलेगी, जैसे 6 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर नंबर्स आ रहे हैं। सो ये क्वांटिटेटिव वेरिएबल का एग्जांपल होगा, नॉट
क्वालिटेटिव, सो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन बी, डिस्टेंस इन मीटर दैट यू हैव ऑलरेडी वॉक टुडे, मतलब आपने कितना आज डिस्टेंस, कितने मीटर आज आपने वॉक किया है। तो जैसे आप बोलोगे मैंने 3 मीटर्स आज मैंने वॉक किया है, 4 मीटर्स आज मैंने वॉक किया है। सो यहाँ पर अगेन आपको जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो नंबर्स के फॉर्म में मिल रही है। सो आपकी क्वांटिटेटिव वेरिएबल का एग्जांपल होगी, नॉट क्वालिटेटिव। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन सी, निकोटिन कंटेंट ऑफ अ सिगरेट, सिगरेट में कितना निकोटिन प्रेजेंट है। अब जैसे सिगरेट के बॉक्स पे लिखा होता है कि 5% निकोटिन प्रेजेंट, 10% निकोटिन प्रेजेंट। सो यहाँ पर 5, 10 आपको यहाँ पर अगेन जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है नंबर्स के फॉर्म में मिल रही है। सो आपके क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स में आ जाएगा, नॉट क्वालिटेटिव। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन डी, हाईएस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ रेस्पोंडेंट्स, आपकी जो रिस्पोंडेंट्स है, आप जिससे डेटा कलेक्ट कर रहे हो, आप देखोगे कि उसमें उनका हाईएस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है। इससे आप नंबर्स, ये जो आप रिस्पोंडेंट्स का क्वालिफिकेशन मेजर कर रहे हो उसको आप नंबर्स से नहीं मेजर कर सकते हो, क्योंकि किसी ने ग्रेजुएशन किया होगा, किसी ने पोस्ट ग्रेजुएशन। सो ये यहाँ पर आप नंबर्स के बेसिस पर आप नहीं कैलकुलेट करोगे उनको, बल्कि ये क्वालिटी बता रहा है आपके रिस्पोंडेंट्स की। सो ये आपकी क्वालिटेटिव रैंडम वेरिएबल का एग्जांपल हो जाएगी। सो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, हाईएस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ रेस्पोंडेंट्स। नेक्स्ट, द लास्ट स्टेप ऑफ प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन इज, इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन का लास्ट स्टेप क्या होता है। अब प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन के कुछ स्टेप्स होते हैं, जैसे सर्वे, डिस्कशन, लिटरेचर, सर्वे। तो सर्वे क्या होता है, आप प्रिलिमिनरी सर्वे करवा कर देखते हो कि आपके रिसर्च में क्या हो रहा है। डिस्कशन, आप कुछ डिस्कस करते हो पर्टिकुलर टॉपिक पर, फिर आप एक प्रॉब्लम लेकर आते हो, उसको फॉर्मुलेट करते हो। देन लिटरेचर सर्वे क्या होता है, आप सर्वे देखते हो, आप लिटरेचर व्यू देखते हो कि पुराने किस किस टॉपिक पर रिसर्च हुई है, फिर आप जो टॉपिक पर रिसर्च नहीं हुई इसको सेलेक्ट करते हो, उस प्रॉब्लम को फॉर्म करते हो। सो ये सारे आपके स्टार्टिंग के और मिडिल के कुछ स्टेप्स होते हैं प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन के, आपके लास्ट स्टेप नहीं होते। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए, बी एंड सी तीनों भी इनकरेक्ट हो जाएंगे, और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, रिफ्रेजिंग द रिसर्च प्रॉब्लम। सो आपका रिफ्रेजिंग द रिसर्च प्रॉब्लम ये आपका लास्ट स्टेप होता है, बट एक्चुअल में आपके प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन के कुछ स्टेप्स क्या होते हैं हमें देखना है इस डायग्राम के थ्रू। अब स्टेप्स ऑफ फॉर्मुलेशन इन रिसर्च प्रॉब्लम में प्रॉब्लम को कैसा फॉर्म करते हैं उसके कुछ स्टेप्स इस तरीके से है। फर्स्ट स्टेप में आप आइडेंटिफाई करते हैं ब्रॉड फील्ड और सब्जेक्ट एरिया इंटरेस्ट टू यू, आपको जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है आप पहले वो सब्जेक्ट चूज कर लेते हो, एक ब्रॉड एरिया चूज कर लेते हो। अब जैसे मैंने एक ब्रॉड एरिया चूज कर लिया साइंस, आप कुछ भी ले सकते हो, साइंस, मैथ, ज्योग्राफी, कॉमर्स, ओके, आपने एक ब्रॉड एरिया चूज कर लिया। देन आप उस एरिया को डाइसेक्ट करते हैं इनटू सब एरिया। अब साइंस में मैं ये देखूंगी कि मुझे क्या बायोलॉजी में रिसर्च करनी है, जूलॉजी में, किस में रिसर्च करनी है, मैं ये डिसाइड कर लूंगी। जैसे मैंने डिसाइड कर लिया मुझे बायोलॉजी में रिसर्च करनी है, देन उसके बाद मैं सेलेक्ट कर लूंगी, सेलेक्ट व्हाट इज द मोस्ट इंटरेस्ट टू यू। अब बायोलॉजी में मुझे कुछ सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट होगा, मैं अपने इंटरेस्ट के बेसिस पर ही एक प्रॉब्लम को सिलेक्ट कर लूंगी। जैसे बायो में मुझे इंटरेस्ट है ह्यूमन बॉडी पर मैं किसी बोन्स पर स्टडी करूंगी, ह्यूमन बॉडी के कोई बोन्स पर मुझे स्टडी करना है किसी बोन्स पर, तो मेरा इंटरेस्टिंग एरिया हो गया। देन मैं एक क्वेश्चन राइज करूंगी, जैसे मुझे ह्यूमन बॉडी के जो हैंड्स होते हैं, हैंड्स या फिर नीज, उस एरिया के बोन्स पर मुझे स्टडी करनी है। सो ये मेरा रिसर्च क्वेश्चन हो गया। देन उसके बाद फॉर्मुलेट ऑब्जेक्टिव्स आप फॉर्मुलेट करोगे कि आपके जो आप प्रॉब्लम ले रहे हो उसका क्या ऑब्जेक्टिव है। देन उसके बाद एसेस योर ऑब्जेक्टिव्स, एसेस करोगे उसको, आप ऑब्जर्व करोगे, आप एनालाइज करोगे आपके ऑब्जेक्टिव को। देन लास्ट स्टेप आपका आता है डबल चेक, जिसे हम रिफ्रेशिंग भी कहते हैं। डबल चेक में आप क्या करते हो, जैसे मैंने कहा था कि मुझे बोन्स पर स्टडी करना है, तो आप ये देखोगे कि रियल लाइफ में क्या आप उस पर कैसे स्टडी करोगे। आप ये देखते हो कि उस कितना टाइम लगने वाला है, कितना कॉस्ट लगेगा, या फिर आप क्या स्केलेटन पर स्टडी करोगे, या फिर किसी बॉडी पर स्टडी करोगे, किसी पर्सन के बोन्स पर एक्चुअल में आप कैसे स्टडी कर पाओगे। सो यहाँ पर आप रिफ्रेशिंग करते हो, आप डबल चेक करते हो कि आपको टाइम, कॉस्ट, आप किस तरीके से उस चीज को अवेलेबल कर उस प्रॉब्लम को फॉर्म कर दोगे। सो याद रखिएगा, प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन का लास्ट स्टेप होता है रिफ्रेजिंग द रिसर्च प्रॉब्लम। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड लक विथ योर प्रिपरेशंस।